गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टेंस। वैसे तो टेंस के बारे में आप 6, 7, 8, 9 सब क्लासों में पढ़ा है आपने, लेकिन जब वो काम करते हैं और उसको निरंतर नहीं करते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ऐसा ही स्थिति देखने को मिलती है कि जब हम टेंस पढ़ तो लेते हैं उस समय तो याद रहता है, लेकिन जैसे ही छुट्टियां पड़ जाती हैं या कुछ हम उसको छोड़ देते तो भूल जाते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टेंस में अगर हम आ जाते हैं तो अंग्रेजी में वैसे कहा जाता है कि टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है, लेकिन वास्तविक तरीके से देखा जाए तो टेंस 2 प्रकार का ही होता है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर तो एक समय होता है जिसे विभिन्न रूप से हम क्या करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, और इनको हम कई अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। तो एक ही टेंस काल में वर्ब की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए, यानी कि कोई भी एक टेंस है, जैसे प्रेजेंट टेंस आपने ले लिया, और वर्ब की विभिन्न अवस्थाएं कैसे? भाई कोई क्रिया खत्म हो चुकी है, कोई क्रिया जारी है, चल रही है, या कोई क्रिया आप करेंगे, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए आप टेंसेस का सहारा लेते हैं। तो इसमें जो टेंस के क्रियाओं के आधार पर जब हम भेद करते हैं टेंस में, तो वो 4 प्रकार से हो जाती है। एक तो इंडेफिनिट हो जाती है, एक कॉन्टीन्यूअस जिसे प्रोग्रेसिव कहते हैं, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है। तो यहाँ पे इन वर्ब को अलग अलग कंडीशन में दिखाने के लिए अलग अलग टेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो पहला टेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो द प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका नाम होता है, यानी इसके 2 नाम से इसको जाना जाता है। एक तो सिंपल प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से इसको जाना जाता है। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य, आदत, सामान्य अथवा शाश्वत जैसी बातों का उल्लेख करने के लिए होता है एवं वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी कहने का मतलब इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है कि भाई इस सेंटेंस में, इस टेंस में या तो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आ जाएगा। हर बार आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन आ जाएगा। और या फिर उसमें कैसी क्वालिटी होगी, किसी की आदत नज़र आएगी, किसी की सामान्य अथवा शाश्वत नज़र आएगा, या कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस मिल जाएगी, कोई आप देख रहे हैं किसी चीज़ को और देखते देखते उसके बारे में बोलते हैं, आंखों देखा हाल अगर आप बयान करते हैं, तो ऐसी स्थिति आपका सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगी। या फिर प्रिसेप्शन वर्ब्स। प्रिसेप्शन वर्ब्स का मतलब जिन पे आपका नियंत्रण नहीं होता। आप कहीं से गुजर रहे हैं, पास में मिठाई की दुकान है, वहाँ मिठाई बन रही है, तो मिठाई बनने की खुशबू तो आपको आएगी, गारंटी है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते कि भाई मिठाई की दुकान से गुजर रहे हैं और आपको मिठाई की खुशबू ना आए। अब इसमें ये नहीं कह सकते बोला मैं तो नाक बंद करके जाऊँगा वहाँ से, कैसे आएगी खुशबू? ऐसा कोई करता ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ क्रियाएं ऐसी है, अचानक से आप जा रहे हैं और किसी ने अपने घर पे ज़ोर से गाना बजा दिया, तो उस आपको क्या पता उसने वो गाना बजाएगा? आपको क्या पता? जैसे वो बजाएगा आपके कानों में तो वो पड़ेगा। जैसे हम कई बार रोड पे जाते हैं, शादी हो रही होती है, डीजे बज रहा होता है, तो ये थोड़ी है बोलो ना, बोलो डीजे देखने से पहले ही कान बंद कर लूँगा, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, हो ही नहीं सकता। तो ये प्रिसेप्शन वर्ब्स में होती हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये भी सिंपल प्रेजेंट में आती हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने समझ लिया कि कैसे उसकी पहचान करें। अब इसमें
जो सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल ऐसे नॉर्मली एग्जांपल लें तो कैसे बने, जैसे देखो ही प्लेज वह खेलता है, दे प्ले वे खेलते हैं, आई प्ले मैं खेलता हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट सूर्य पूर्व में उगता है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, यानी कि साधारण से एग्जाम्पल ले लिया हमने कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट के एग्जाम्पल हैं, किस प्रकार से ये सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इनके भी कैटेगरी वाइज सेंटेंसेस को बांटा गया है। टेंस में सेंटेंसेस को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। वो कैसे बांटा गया है? जैसे कि पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि इसमें आपका कोई भी इंटेरोगेटिव साइन नहीं आएगा और ना ही इस सेंटेंस के अंदर नोट शब्द लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? फुल स्टॉप। यानी कि सेंटेंस के पीछे क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। ना ही तो इस सेंटेंस के अंदर आप नोट लगाएंगे और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो वो फिर अफर्मेटिव में आ जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट का जब अफर्मेटिव हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि पैटर्न दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये गलत लिखा हुआ है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ये रॉन्ग है। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा करके अगर मैं कलर कर दूँ तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पे, थ्री फॉर्म की जगह। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। सिंपल प्रेजेंट जब आप बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स। जैसे कि पहला है मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो जैसे कि कल मैंने चार्ट बताया था आपको मैंने, तो मैंने की इंग्लिश क्या होती है? आई, सब्जेक्ट के रूप। तो मैं की इंग्लिश तो हो गई आई। अब इसमें कहा गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव बना रहे हैं हम सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी। अब आई होता है प्लूरल, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस या ई एस। तो आई तो प्लूरल है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें आई को प्लूरल माना जाता है। वैसे डिक्शनरी में आई को ढूंढोगे तो वो सिंगुलर दिखेगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब क्या है? याद करता हूँ, याद करता हूँ। तो याद करना को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, सेकंड फॉर्म होती है लर्नड, थर्ड भी लर्नड ही होती है। तो यहाँ पे आएगा आई लर्न। अब आई लर्न, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऐसे ही तो लगाना नहीं है क्योंकि आई जो है वो प्लूरल है। अब उसके बाद अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स में अपना पाठ। देखो कल मैंने बताया था अपना अपनी अपने की इंग्लिश बताई थी, तो अपना अपनी अपने की इंग्लिश, और मैंने ये भी कहा था अपना अपनी अपने शब्द अकेला नहीं आता, उसके साथ क्या आता है? नाउन आता है हमेशा उसके साथ। तो अपना के साथ क्या आ रहा है? पाठ। पाठ शब्द क्या है? नाउन है। तो ये दोनों साथ लिखने पड़ेंगे। तो अपना इंग्लिश अब क्या हो? तो इसके लिए मैंने बताया था जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के का पॉसेसिव केस लिखना है आपको। तो हमारा सब्जेक्ट तो क्या है? आई है, और आई का पॉसेसिव केस क्या होगा? माई। और पार्ट को इंग्लिश में कहते हैं लेसन, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई लर्न माई लेसन। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, वो भी अफर्मेटिव ही है। सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता एक मधुर गाना गाती है, अफर्मेटिव है ये। तो सीता क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, तो सीता लिखा हमने। अब सिंगुलर अगर आपका सब टेंस आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा। अब एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिंग में क्या लगेगा? एस लगेगा। तो सिंग का क्या हो जाएगा? सिंग्स।
सीता सिंग्स यानी सब्जेक्ट भी लगा दिया, वर्ब भी लगा दी। अब आगे अदर वर्ड्स में एक मधुर गाना, तो एक मधुर गाना, एक के लिए क्या आता है? ए आता है, मधुर के लिए स्वीट आता है और गाना के लिए सॉन्ग आता है, तो ये स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। अब देखो रूल नंबर 1, जो अभी बात हुई थी कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, उसको हमें समझना है। तो इसके लिए हमें एस या ई एस को पता करना है कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जो आपका रूल है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन चैट, क्या मतलब हुआ इसका? सिंगुलर नंबर का मतलब हुआ सिंगुलर यानी एक वचन होना चाहिए, और थर्ड पर्सन चैट, तो थर्ड पर्सन चैट का मतलब कोई तीसरा व्यक्ति बात करना चाहिए, तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करने चाहिए। तीसरा व्यक्ति कौन? वो आपके सामने नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जो उन दोनों की बात नहीं सुनता है, वो कहीं और ही होता है। ठीक है, जैसे कि इस समय मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सेकंड पर्सन जो मेरी बात सुन रहा है वो होंगे, लेकिन आप इस समय मेरी थर्ड पर्सन अगर नहीं सुन रहे हो तो आप थर्ड पर्सन होंगे, और अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करें कि रूल जो है एक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन चैट जो होगी, जैसे कि ही सी इट या कोई एक वचन नाम के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एस या ई एस लगाते हैं तो आगे इसमें आएगा कि ई एस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा। प्लूरल नंबर में, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। प्लूरल जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या कोई बहुवचन नाम होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। ठीक है, अब देखो नोट, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब के साथ निम्नलिखित अवस्थाओं में ई एस जोड़ा जाता है। भाई ई एस कहाँ जुड़ेगा वो पता कर लेते हैं। तो पहली स्थिति है जिन वर्ब के अंत में, ठीक है, जिन वर्ब के अंत में एस एच सी एच ओ डबल एस एक्स अथवा डबल जेड होता है उनके साथ ई एस लगाते हैं। एस एच सी एच ओ डबल एस एक्स और डबल जेड हो उसमें ई एस जोड़ा जाता है। जैसे पुश है, पुश पी यू एस एच पुश, तो भाई यहाँ पुश जो वर्ड आया है उसमें लास्ट में क्या आया? एस एच, तो एस एच में क्या जोड़ा जाएगा? ई एस। क्रॉस, क्रॉस में लास्ट में क्या आया? डबल एस, तो इसमें क्या जुड़ेगा? ई एस। वॉच, वॉच में लास्ट में क्या आया? सी एच, तो इसमें क्या जुड़ेगा? ई एस। ठीक है, और अगर ये नहीं आते हैं डबल एस, डबल जेड, एस एच, सी एच ओ, एक्स, तो फिर उसमें एस ही जुड़ेगा। ठीक है, अब ई एस की एक और ख़ास बात यह है कि जब यदि किसी वर्ब के अंत में वाई आ जाए, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो तो वाई के पूर्व कॉन्स्टेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी वाई आ जाए और वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन हो, तो वाई को काट के क्या लगा देते हैं? आई ई एस लगा देते हैं। जैसे वरी, तो वरी में डब्ल्यू ओ डबल आर वाई, तो वाई से पहले क्या है? आर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? वरी में जब ई एस जोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? वाई काट देंगे और वाई काट के क्या लगा देंगे? आई ई एस, वरिज। जैसे है ट्राई, ठीक है ना, ट्राई, तो ट्राई में वाई काट के
TRIES जुड़ेगा, यानी TRIES। तो ऐसे तो सोचने वाली बात है, प्ले है, प्ले में भी वाई आता है, लेकिन प्ले में तो ऐसे ही जुड़ता है। तो देखो ना, इसने क्या कहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जबकि प्ले में वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवल। तो वोवल आने की वजह से प्ले में एस जोड़ेंगे तो एस ही जुड़ेगा, ES नहीं जुड़ेगा। अफर्मेटिव समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि एस या ES कहाँ लगेगा। अब आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक, जिसमें आपका नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका पैटर्न होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज नोट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो देखो इसमें वर्ब में ऐसे ES नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, और डज यानी कि हमने डू में ही ES जोड़ दिया, इस वजह से इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं लगाना पड़ेगा, और प्लूरल हुआ तो डू लगाना पड़ेगा। जैसे सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो सीता सब्जेक्ट हो गया, नहीं शब्द के लिए डज या डू का प्रयोग करना है। सीता सिंगुलर है तो डज आ गया, उसके साथ नोट आ गया। अब गाना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिंग, और बाद में वही एक मधुर गाना के लिए क्या आएगा, ए स्वीट सॉन्ग। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो वे के लिए दे, और दे हो गया प्लूरल। नहीं के लिए डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है तो डू आएगा, और खेलने को कहेंगे प्ले, और क्या, हॉकी, तो हॉकी शब्द आ जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया। तो इस नेगेटिव को मैंने समझाया, और इसमें लिखा हुआ है नीचे, नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES नहीं लगाते हैं। और रूल नंबर 2, बहुवचन नाउन कर्ता तथा IUV और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये इसका रूल हो गया, ठीक है। ये नोट करना है आपको, याद भी करना है, ऐसा नहीं है कि भूल जाओ इसको, याद करना है, नोट भी करना है कि नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन मैं बता चुका हूँ, जो सुन नहीं रहा हो उसकी फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES नहीं लगाते हैं। रूल नंबर 2, बहुवचन नाउन कर्ता तथा IUV, बहुवचन नाउन करता है यानी कि कोई प्लूरल वर्ड आ रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोनाउन आ रहा है जो प्लूरल हो, जैसे कि IUV दे होते हैं, उनके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा आ जाता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सेंटेंसेस में पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न आपका होता है, डू या डज सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स लगाएंगे। जैसे कि क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो शुरू में ही शब्द क्या आ गया, क्या। अगर शुरू में क्या शब्द आ रहा है तो उसमें से डू या डज तो लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन डू लगाएं या डज लगाएं वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह अगर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, तो डज ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड, और क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो ए बुक। क्या मैं तुम्हें कलम देता हूँ, तो शुरू में क्या है और मैं शब्द है, यानी मैं आपका सब्जेक्ट है, तो डू आएगा, डू आई। और देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गिव। फिर ऑब्जेक्ट किसे देता है, तुम्हें, तो यू, और क्या, एक पेन, तो ए पेन। वह यहाँ क्यों नहीं आता है, आती है। तो देखो पहले दो सेंटेंस थे उसमें तो शुरू में क्या आया था, इसलिए उसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। शुरू में जब क्या आ जाता है तो शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, लेकिन शुरू में क्या न आए, बल्कि वाक्य के बीच में कोई WH वर्ड आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, किसने, किसको, ऐसा कुछ वर्ड आ जाए, तो सबसे पहले उस WH वर्ड को लिखते हैं। तो इसमें आ रहा है वह यहाँ क्यों आती है, तो बीच में शब्द क्या आया है, क्यों। तो इस क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। तो हमें सबसे पहले वाई लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद डू या डज में से लगाना पड़ेगा। तो वो डू या डज में से लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा, सब्जेक्ट के आधार पे सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह तो सिंगुलर है तो इसलिए आएगा डज, तो वाई डज।
और वह लड़का है या लड़की है, तो लास्ट में लिखा आती यानी कि लड़की है, तो वह के लिए आ गया सी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, और यहाँ के लिए आता है हेयर। ऐसे ही आगे शब्द आ जाता है कौन दूध पसंद नहीं करता है। तो कौन दूध पसंद नहीं करता है, तो ये कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम हु कहते हैं। तो पहले तो उसके लिए हु लगा देंगे। अब WH वर्ड अगर आपने लगा ही दिया है तो डू या डज भी लगाना पड़ेगा भाई। अब वो सब्जेक्ट के आधार पे पता चलेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हु जो है वो एक सब्जेक्ट भी होता है और हु जो है वो एक WH वर्ड भी होता है। तो रूल ये कहता है कि WH वर्ड के बाद डज या डू लगाओ, और साथ में ये भी कहता है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, तो नहीं आने की वजह से हमें डज या डू का प्रयोग करना पड़ेगा। और हु यहाँ पे कौन कौन एक अकेले व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि करता है शब्द है, कौन दूध पसंद नहीं करता है। अगर यहाँ पे ये होता करते हैं तो यानी कि एक से ज़्यादा होते, तो हम यहाँ पे कई मानते तो हम डू लगा देते, लेकिन यहाँ करता है इसलिए हु के साथ क्या लगाएंगे, डज। और नहीं के लिए नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, और फिर क्या पसंद नहीं करता, दूध यानी कि मिल्क। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा आपका। अब इसके रूल की बात करें तो इसमें रूल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट और एक वचन के नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता से पहले ले आते हैं। यानी कि डज कहाँ ले आते हैं, कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं डज या डू को। तो डज या डू को पहले ले आते हैं, तो अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ही सी इट, या कोई एक वचन नाउन होगा, तो वो डज सब्जेक्ट के बाद में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट से पहले ही लगा देंगे। और वर्ब में ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल में तो वैसे ही नहीं लगता है और सिंगुलर में लगता है, तो सिंगुलर में हम डज का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही ईएस हमने जोड़ रखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस नहीं आएगा। रूल नंबर 2, आई वी यू दे और बहुवचन नाउन के कर्ता के साथ पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब आपका आई वी यू दे बहुवचन हो तो नाउन कर्ता से पहले डज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आगे के वर्ड्स आएंगे। और भी पहचानने के तरीके, जैसे कि हमने ये पता कर लिया कि अगर लास्ट में ता है, ते है, ती है आता है, तो वो क्या हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। कुछ खास बातें जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई, कोई धार्मिक बात हो गई, कोई आंखों देखा हाल हो गया, कोई भी प्रिसेप्शन वर्ब हो गई, कोई मुहावरे कहावत हो गई, कोई महान व्यक्ति के द्वारा कही गई बात हो गई, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य हो गया। ये सारे गुणों वाली बातें किस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट में आती हैं। लेकिन कुछ एडवर्ब भी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही करते हैं, यानी कि इन एडवर्ब का प्रयोग अगर हम करेंगे तो आपको फिर सिंपल प्रेजेंट को बनाना पड़ेगा। तो वो एडवर्ब कौन कौन सी हैं, ये आपको दिखा रखी हैं, ये आपको दिखा रखी हैं। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जेंटली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरीडे, नाइट, मंथ, ईयर, एक्सेट्रा, ईच डे, ईच नाइट, मंथ, ईयर, एक्सेट्रा, ऑन संडेज, मंडेज, इन द मॉर्निंग्स, इवनिंग्स, एक्सेट्रा, वंस, ट्वाइस ए वीक, वीक, मंथ, एक्सेट्रा। तो इनके साथ आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको हमने अच्छे तरीके से क्या करा है, समझा है। और एक बार फिर मैं स्क्रीन पे इनको दिखा देता हूँ क्या रूल हैं। ये सारे आपको कॉपी में करने हैं और याद करने हैं। यानी कि आपको यहाँ टेंसेज लिखा हुआ है, टेंसेज में लिखा हुआ अंग्रेजी के 2 प्रकार के टेंस होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है। और फिर प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर समय होता है जिसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर इनके कितने प्रकार हो जाते हैं ये सारा लिख के, फिर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसका नाम होता है, इसकी पहचान क्या होती है ये ऊपर दे रखी है। फिर उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल,
फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका पैटर्न क्या होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है जो गलती से लिखी हुई है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर लेना। फिर इसके कुछ 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, फिर इसके रूल दे रखे हैं। इसके रूल देने के बाद में इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ये नोट दे रखा है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होने वाले वर्ब के साथ निम्नलिखित अवस्थाओं में ईएस जोड़ा जाता है, यानी ईएस कहाँ जोड़ा जाता है वो रूल आपको बता रखा है और उसके साथ उसके एग्जाम्पल बता रखे हैं। फिर उसके बाद में ईएस एक वाई के साथ अगर जोड़ा जाए और उसमें कॉन्सोनेंट आ जाए वाई से पहले, तो आप उस वाई को काट के IES कर देंगे, और अगर उससे पहले वोवल आ जाए तो सिर्फ आप एस जोड़ेंगे। ये रूल इसमें बता रखा है। फिर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बता रखे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पैटर्न बता रखा है कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनता है। फिर 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं, और 2 एग्जाम्पल बताने के बाद में उसके रूल बता रखे हैं, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इसका पैटर्न आ गया। पैटर्न के बाद में उसके एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हैं, जिसमें शुरू से क्या शब्द आ जाए वो एग्जाम्पल भी है, और बीच में WH वर्ड आ जाए वो एग्जाम्पल भी है। फिर इसके नियम ये कैसे लगेंगे वो आपको यहाँ पे बता रखा है, किस तरीके से लगेंगे। और इन दोनों को बताने के बाद में कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब्स वो होती हैं जो वर्ब की क्रिया की विशेषता बताएं। तो अगर ये एडवर्ब्स अगर आपकी आएंगी तो वो पक्का सिंपल प्रेजेंट ही बनेगा, ये आपको बता रखा है। और ये काफ़ी काम भी आएगा आपकी क्लास में, क्योंकि इन एडवर्ब्स के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको याद रखने की ज़रूरत है, तो इसको लिखना भी है और याद भी करना है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, ये आपका होमवर्क है। और किसी प्रकार का डाउट हो आपको कहीं पर भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और ये क्लास जो है आपकी यहीं पे ओवर होती है। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, बाकी कल स्टडी करेंगे। ओके, बाय।